नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, सिर्फ 11 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव प्रारंभ होने में। वक्त बेहद कम बचा है। 11 महीनों के भीतर यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में और यहां की जनता ने अपने लिए आगे 5 साल क्या तय किया है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन 2022 के चुनाव के लिए कितना तैयार है। कहने को तो ये 2022 का चुनाव है, लेकिन ये 2021 लास्ट से प्रारंभ हो जाएगा। अब से ठीक 11 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रारंभ हो चुके होंगे और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में एक भीषण राजनीतिक मुकाबला होगा। मैं कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी की राह आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश हमेशा चमत्कारिक राजनीतिक परिणाम देने वाला राज्य है। जब मान लिया जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसका नेता, उसकी राजनीति खत्म हो चुकी है, अचानक से वो बूम धरती फाड़ कर निकलता है। कई ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ बेहद राजनीतिक तौर पर चमत्कृत प्रदेश है ये। इसका नाम उत्तर प्रदेश है। यहां की राजनीति बिल्कुल अलग है, यहां के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। और 2007 से उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको दिया छप्पर फाड़ कर दिया, जिसको दिया उससे उसकी क्षमता से ज्यादा दिया, और जब छीना तो किसी लायक भी नहीं छोड़ा। यह करिश्मा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही कर सकते हैं। आप 2007 देखें, जब यह माना जा रहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति से अप्रासंगिक यानी इरेलीवेंट होती जा रही हैं, अचानक मायावती का प्रादुर्भाव हुआ और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सत्ता में वापसी की। उसको सोशल इंजीनियरिंग का दुनिया भर में चमत्कार माना गया। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे आर्टिकल्स लिखे थे। किसके सम्मान में? मायावती के सम्मान में। दुनिया भर के राजनीतिक पंडितों ने उसे सोशल इंजीनियरिंग का महाचमत्कार के तौर पर पेश किया था। लेकिन 5 साल के बाद स्थितियां क्या हुई कि मायावती को बहुत ही करारी शिकस्त का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। तब मायावती और उनके लोग कहते थे कि बहन जी तो कभी सत्ता से हटेंगी ही नहीं, और अधिकारियों ने उनको इस तरह का भ्रमजाल फैलाया था कि सरकार कुछ भी हो, चुनाव कैसा भी हो, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगी। फिर आ जाइए 2012, जब लोग ये मान रहे थे कि मायावती को हराना बहुत ही मुश्किल है। मायावती बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी बेहद ताकतवर तरीके से सामने आई। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को जनता ने हाथों हाथ लिया। पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से लेके 2012 में जो उसको परिणाम मिला, जो बहुमत मिला, वो अपने जन्म काल का सर्वाधिक रहा है, अब तक का रिकॉर्ड बना। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 5 साल बाद फिर स्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी को इतना दे दिया जनता ने जितना उसको राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह भी नहीं दिला पाए थे। कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में चमत्कारिक नेता माना गया था। अपने समय के बेहद ताकतवर नेता हुआ करते थे कल्याण सिंह। मुझे याद है कि जब बाबरी डिमोलेशन के बाद वो रैलियां करने जाते थे तो तमाम लोग, तमाम महिलाएं और पुरुष उसमें ऐसे थे जो मिट्टी को अपने सर पे लगाते थे कि यहां से कल्याण सिंह गुजरे हैं। यह कल्याण सिंह की राजनीतिक स्थिति थी, पॉलिटिकल पोजीशनिंग थी। शायद इसी पॉलिटिकल पोजीशनिंग के चलते कल्याण सिंह ने तब के भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हमेशा प्रधानमंत्रियों को चुनौती दी है। बेहद शक्तिशाली राज्य है ये। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर माना जाता है राजनीतिक ताकत में। इसलिए मुख्यमंत्री की गद्दी बैठते यहां घूमने लगती है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकल, बहुत ही ताकतवर पद होता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का, और उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाले मुखिया का। पूरे देश में बड़ी एक पॉलिटिकल मजबूत पोजीशनिंग होती है। अब 5 साल बीत गए हैं। अभी क्या चल रहा है आजकल? क्या बीजेपी लौटेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा?
1985 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी की बैक टू बैक सरकार नहीं आई। मंडल कमंडल, जातीय आंदोलन, तमाम तरीके के सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर्स सब कुछ लगाने के बाद भी यह एक ऐतिहासिक राजनीतिक सच है उत्तर प्रदेश का। 1985 के बाद, कांग्रेस के बाद कोई दोबारा यहां पर बैक टू बैक गवर्नमेंट रिपीट नहीं कर पाया। इस बार क्या वो भ्रम टूटेगा? क्या इस बार वो किंवदंती टूटेगी? क्या इस बार इस प्रकार के राजनीतिक ऐतिहासिक तथ्य बदलेंगे? और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ताकतवर है या भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व अभी कायम है? जो वायदे किए थे बीजेपी ने, क्या वो पूरे किए हैं? और किस पॉलिटिकल पार्टी में कितना दम है, इसका आकलन अब होने का वक्त आ गया है। जनता तय करेगी कि जो वायदे उससे किए गए थे कितने पूरे हुए, और जिनको विपक्ष में ड्यूटी दी गई थी कि सरकार पर नजर रखो, उन्होंने अपने दायित्वों का कितना निर्वहन किया, जनता उनसे भी पूछेगी। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है। बहुत बारी लोग उत्तर प्रदेश की जनता को हल्के में लेते हैं और ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कोई राजनीतिक समझ पर कुछ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले नेता आवाज उठाते, जनाधार विहीन नेता अक्सर ये बातें कहते आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा कथन और मेरा मत कुछ अलग है। मैं मानता हूं कि पूरे देश का अगर सबसे ज्यादा कोई जागरूक मतदाता है, उत्तर प्रदेश का है। पूरे देश में किसी को राजनीति की सबसे ज्यादा समझ वाली जनता है, उत्तर प्रदेश की है। अपने मसलों को लेकर डटकर खड़े होने वाली अगर कोई जनता है, उत्तर प्रदेश की है। और बड़े बड़े राजनीतिक अहंकारों को चकनाचूर करके मिट्टी में मिला देने वाली जनता अगर कोई है, उत्तर प्रदेश की है। और बड़े बड़े विपक्ष के सूरमाओं को धराशायी कर देने वाली समझ अगर किसी की है, उत्तर प्रदेश की है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश तय करता है और उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हर रास्ता दिल्ली की ओर ही जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकले हुए सूरमा दिल्ली पर हुकूमत करते हैं। उत्तर प्रदेश कोई सामान्य राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राजनीतिक राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश देश को कंट्रोल करने वाला, देश की राजनीति को संचालित करने वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश का मतदाता देश चलाता है। यह गौरव अगर किसी को हासिल है पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता को हासिल है। उत्तर प्रदेश के एक एक मतदाता को यह गौरव हासिल है कि देश की पॉलिटिक्स का कंट्रोल उसके हाथ में है। यह गौरव की अनुभूति अगर कोई कराता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग और जनता कराती है। तो अभी क्या होने जा रहा है? 11 महीने के बाद चुनाव है। बंद कमरों में और सर्वे करके पॉलिटिकल पंडित जो ये मानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज समझते हैं, तो दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता कुछ और सोच रही होती है। जब आप अपने कंप्यूटर पर और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं, तब जनता कुछ और सोच रही होती है। उसका इल्हाम आपको तब होता है जब परिणाम आते हैं, और कई बार ये बहुत घातक होते हैं। कई बार ये बड़े अवसाद में भेज देते हैं। मैंने बड़े बड़े नेताओं को डिप्रेशन में जाते देखा है चुनाव परिणाम आने के बाद। इसलिए हवा किसकी चल रही है और जनता किसकी हवा चलाएगी, ये बिल्कुल दो डिफरेंट बातें हैं। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप सबका मैंने ज़्यादा समय लिया, क्योंकि मैं अपने राज्य को बहुत प्रेम करता हूँ और मैं अपनी जनता से भी बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं हमेशा अपनी जनता को आगे रखता हूँ और मुझे इनसे बड़ा लगाव है। भाई अमित पुरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 4 साल हो गए आपकी सरकार को, अब 11 महीने बचे हैं चुनाव में। विपक्ष जिस तरह से यूनाइट हो रहा है और जिस तरह से अब सड़कों पर दिख रहा है, उससे आपको इस बात का इल्हाम है कि आपके खिलाफ एक वातावरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में? कि उत्तर प्रदेश में कोई वातावरण है, क्योंकि 1 जनवरी को भी आपके साथ इसी मुद्दे पे बैठा था, उसके 8 दिन बाद भी आपके साथ मुद्दे पे बैठा, और पूरे साल बैठना पड़ेगा पुरी जी। स्वागत है। लेकिन हाँ,
आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो कांग्रेस के कई बड़े नेता, ये वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट का जो अंश निकल कर सार्वजनिक हुआ है उसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम साहब ने कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के व्हाट्स रॉन्ग विद यू समझ नहीं पा रहे, राइटिंग ऑन दी वॉल आप नहीं देख रहे हो, राइटिंग ऑन दी वॉल नहीं देख रहे हो। सुन तो लो पहले मेरी बात। हाँ, अपन उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा करने आए कि सीडब्ल्यूसी की? आप क्यों? बताओ कि सीडब्ल्यूसी के टापू में रहती है भाई साहब, सीडब्ल्यूसी के ये टापू आपकी में रिपोर्ट रहती है। है। रुक तो जाओ, ये सुन तो लो सीडब्ल्यूसी पहले के मेरी टापू बात। में रहती अरे मेरी है। तसल्ली से बात तो सुनो। जिसका 3-4-5% वोट हो, जिसके पास 5 विधायक हों, हाँ। आप उसी से कुश्ती क्यों लड़ना चाहते हो? आप उसी दलों को लामबंद बता रहे थे कि लामबंद हुए, जिन्हें इकट्ठे हो रहे हैं आपके जिन्हें लिए। कभी यूपी लेकिन में आपकी 7% पीड़ा हमेशा था, कांग्रेस ही रहती है। जिन्हें 27 साल आप बेहाल थोड़ा पसंद विवेक था। साइलस को भी बुरा बुरा बोलो, धर्मवीर चौधरी को कुछ गलत नहीं, कहो। हम किसी पे बुरा भला नहीं कर रहे। जो 27 साल बेहाल का नारा लेकर देवरिया से 22 दिल्ली में तक निकले निपटाएंगे थे। हम ही ना, तभी ओहो, वार पहले होगा। राउंड में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। नो, ओहो, पहले राउंड कोई क्या इंटरप्शन नहीं, गजब बात वरना है। आवाज बंद होगी। बोलिए, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, हाँ, आगे पता है, बढ़ो। नो प्लीज। पता है, सितारों के आगे जहां और पता है, भी है, 2009 भी याद कर लीजिएगा। सब याद है, सबकी आवाज बंद सब कर याद लीजिए, है, केवलपुरी जी बोले। सब याद है हमें हर साल याद है, और राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी साल नहीं होता। आप विपक्ष से कैसे निपटिएगा, मैं आपसे आपकी रणनीति समझना चाहता हूं। रणनीति कोई पॉलिटिकल पार्टी टीवी स्टूडियोज पे डिस्कस नहीं करती है, उस रणनीति का आउटफॉल जो होता है वो डिस्कस होता है। आउटवाल ही बता दो, अच्छा क्या है आपका आउटफॉल हमारा यह है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, 21वीं सदी के 21वें साल में भारत और भारतीय जनता पार्टी दोनों 21 साबित होंगे। कैसे, क्या किया है आपने जो साबित होंगे? हमने वो किया है जिसके लिए आपने कई मिड टर्म अप्रेजल हमारे किए। आपने कहा ये छमाई चुनाव अच्छा, है, ये मेरे से उपचुनाव लड़ने आ आए हो कि जाएंगे। विपक्ष से पहले तो नहीं, क्लियर करो। अरे भाई, आप माने आप भी उत्तर प्रदेश के अच्छा। नागरिक हैं, जिसे उत्तर प्रदेश से प्रेम है, हम उनकी बात को हवाले से कर रहे हैं, हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे। और सबने कहा मिड टर्म अप्रेजल है, हमने स्वीकार किया। जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है हुजूर, हम जीत करके आगे निकल के आए। ओके, विवेक साइलस, मुझे आप बताइए कि आप तो लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक तौर पर क्या आप तैयार हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, एकदम। और आउटफॉल की बात की पुरी साहब ने, तो आउटफॉल तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में ही जनता ने अभी दिखा दिया, विधान परिषद के चुनाव में, कि समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है। आप खुद प्रधानमंत्री का क्षेत्र से चुनाव हार के आए। देखिए पुरी साहब, अब आपको रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम आ गया, 4 साल बीत चुके हैं। रिपोर्ट कार्ड आप देते नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो जो आप वादे करके आए थे उसमें से कितने पूरे किए? आपने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की, आज क्या हाल है? आपने कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात की, महंगी शिक्षा पे आपने बात की, आपने डीजल पेट्रोल पे बात की, एलपीजी पे बात की, आपने किसानों पे बात की, आज किसानों का क्या हाल है? बेरोजगारी महंगाई पे आपने बात की, आज क्या हाल हो रहा है? ब्रजेश जी, पूरी देश की जनता देख रही है। और जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की बात है, तो कहीं भी दौरे पे जा रहे हैं, चाहे बुंदेलखंड के दौरे पे थे, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, जनता जिस तरह का रिस्पॉन्स टूट के सामने जनता आ रही है, जनता ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी। पर 2012 के बाद का देखिए, टुटाइए नहीं, आप क्यों पहले बोल रहे राउंड में हैं? इंटरप्शन जनता को नहीं। टुटाइए देखिए, नहीं, 2012 जुड़ाइए। से आप स्थितियां देखें, 14 के इलेक्शन देख लें, 17 देख लें, 19 देख लें, 3 इलेक्शन हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। देखिए विजय जी, मैं तो ये मानूंगा अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। भारतीय जनता पार्टी भी 15 साल बाद सत्ता में आई है, और केंद्र में पता नहीं कितने दशक के बाद आई थी। तो ये राजनीति का कभी हम कभी आप, लेकिन आज जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी क्या से आप हर वक्त। अकेले हरा पाने की स्थिति में हैं? जी बिल्कुल, हरा पाने की स्थिति में नहीं है। हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ओके, अति आत्मविश्वास तो नहीं है आपका? जी नहीं, हमको अपनी मेहनत और अपने नेता पे विश्वास है। ओके, धर्मवीर चौधरी की तरफ चलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन है बहुजन समाज पार्टी। बहुत स्वागत आपका धर्मवीर जी। मैं अभी डिबेट जब प्रारंभ कर रहा था तो मैंने रेफरेंस में ये बात कही थी कि 2007 में जब पॉलिटिकल पंडित और बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि मायावती का कैरियर समाप्त हो गया है, उसी वक्त जमीन फाड़कर मायावती निकली और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी लगातार उसका ग्राफ गिरता गया, और आज की राजनीतिक स्थिति आप देखें, ये ठीक है कि आपके पास 18% का वोट बैंक एक इंटैक्ट है, लेकिन उस 18% से आप कोई राजनीतिक चमत्कार नहीं कर सकते 19-20 सीट जीतने के अलावा।
नहीं ब्रजेश जी, देखिए, इस देश में, इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का आशीर्वाद बहुजन समाज पार्टी को 2007 से 12 के बीच में भरपूर मिला और आज भी बहुजन समाज पार्टी प्रदेश ही नहीं देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। और बहन जी ने इस प्रदेश में जो चौमुखी विकास किया, मैं उसका एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। 11 मेडिकल कॉलेज, 6 विश्वविद्यालय, 100 ITI कॉलेज, 24 पॉलिटिकल कॉलेज, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 200 डिग्री कॉलेज, 200 इंटर कॉलेज, 57 हाई स्कूल, और इतना ही नहीं, 23 जिले, 23 मुख्यालय, 23 जिला सत्र न्यायालय, 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन, 28,000 से ज्यादा अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि बहुजन समाज पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करती है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। कुमारी मायावती जी के शासन में ग्रास रूट पर संभव हुआ। और ये जो आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाने का काम कर रही हो, वो भी बहन जी की देन है, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट का कार्य हो, वो भी बहन जी की देन है, चाहे वो प्रदेश में मेट्रो के रूप में विकास हो, वो भी आदरणीय बहन जी की देन है। अब मैं आपके पास में आता हूं बीजेपी को लेकर के। अगर कहीं गुंडा राज है तो वो भाजपा की देन है, अगर कहीं महंगाई है तो वो भाजपा की देन है, अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वो भाजपा की देन है, अगर वंचितों पर अत्याचार है तो भाजपा की देन है, शिक्षा व्यवस्था का बदहाल हाल है तो वो भाजपा की देन है, किसान नौजवान परेशान है तो वो भाजपा की देन है। ओके। और इतना ही नहीं, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। आज प्रदेश में नहीं, डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है। 18% के वोट बैंक से, जस्ट लिसन, 18% के वोट से बैंक से आप उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक करिश्मा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके 10% वोट शेयर नहीं बढ़ेंगे। तब तक ये 10% कहां से आएंगे आपके पास? स्मार्ट सिटी फेल और नोटबंदी फेल, सस्ता तेल फेल, भ्रष्टाचार युक्त मुक्त फेल, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देश में फेल, ये नारी सुरक्षा फेल, ये जो जितने भी काम डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चला रही है, थैंक यू, आज उत्तर प्रदेश में धन्यवाद, एक ही जाति का बोलबाला है। क्राइम का ग्राफ पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश में है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आदरणीय, ये तो आम आदमी पार्टी की लाइन आप पकड़ रहे हो। याद कर रही है, कानून का राज है तो सिर्फ बसपा के राज में, सपा के राज में। थैंक यू, गुंडा राज। ओके। उमा शंकर पांडे, धर्मवीर जी प्लीज शांत हो जाएं। उमा शंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई उमा शंकर जी, मैं पुरी साहब को समझाया कि 6% जिसके पास वोट शेयर हो, 5 जिसके पास विधायक हों, उससे क्यों जबरन लड़ने आ रहे हो उत्तर प्रदेश में? तो बेचारे खुद ही अपनी किस्मत के मारे हैं। ब्रजेश जी, वो जानते हैं कि इस देश के DNA में कांग्रेस है, इसलिए उनका डर बिल्कुल लाजमी। वो जानते हैं कि 2022 में इनकी लड़ाई हम ही से होने वाली है। कहाँ? यूपी प्रियंका जी, हाँ बिल्कुल यूपी में, और सरकार भी हम ही बनाएंगे ब्रजेश जी। इनको अच्छी तरीके से पता। हाँ हाँ, क्या सरकार भी 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी। रिपीट करता हूं, हेमंत जी का तो 2022 में ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। ओके, अच्छा, इनको ये बात पता है। देखिए, सबसे पहले इनको लेकिन पता है, हेमंत जी की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह हंस रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है आपकी। अरे ये देखिए, 1991 में जीते थे, उसके बाद 97 में जीते 6 साल बाद, और दोबारा 17 में जीते 15 साल बाद। तो और अच्छा, और केंद्र में आने में पूरे 60 साल लगा दिया इन्होंने। तो आप इनकी एक बार, ये इस बार जाएंगे, फिर 30 साल बाद अगर कोई मौका मिलेगा तो मिलेगा। ये इनका इतिहास है कि एक बार सरकार बनाने के बाद दोबारा नहीं। कुछ प्लानिंग दिख नहीं रही मुझे ब्रजेश जी, ना ग्राउंड पे दिख रही है ना रणनीति में दिख रही। प्रियंका गांधी तो ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश भूल गई हैं। ब्रजेश जी, आश्चर्यजनक बात यही है, पिछले 1-1.5 सालों में जनता की सेवा में, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने में और संगठन बनाने में, 3 मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्ष की दूसरी कोई पार्टी दिखाई नहीं दी। चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, शाहजहांपुर का मामला रहा हो, उन्नाव का मामला रहा हो, हर मुद्दे पर। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ोगे? हर 403 पर पार्टी को लड़ना ही चाहिए। किसी के साथ अलायंस होगा या अकेले जाओगे?
ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पंचायत चुनाव है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इतने प्रत्याशी मिल जाएंगे आपको? ब्रजेश जी, हम ओल्ड ग्रैंड पार्टी हैं। 2009 में अमित पुरी जी को याद करा रहा था, वो भूल जाते हैं बार बार कि सबसे बड़ी पार्टी हम ही बन गए थे लोकसभा में। वो फिर रिपीट होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कैसे प्रियंका गांधी जी सोनभद्र में लड़ रही हैं, कैसे प्रियंका गांधी जी शाहजहांपुर उन्नाव में लड़ती हैं, कैसे प्रियंका गांधी जी हाथरस में पहुंच जाती हैं। अभी वो नहीं आई बहुत लंबे समय से। ब्रजेश जी, जितने मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी लड़ी, और डर इनका देखिए, अजय लल्लू जी को जेल भेजा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन को जेल भेजा, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के प्रेसिडेंट को जेल भेजा, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट को जेल भेजा। कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा ये मतलब मैं डिकोड नहीं कर पाता। कांग्रेसियों को तो खूब जेल भेजा जाता है जी, पर संजय सिंह पे 14 मुकदमा, उनको कोई नहीं गिरफ्तार करता। मैं कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ने एक बयान दिया था ब्रजेश जी, हमारी सरकार थी आंध्र प्रदेश में और केंद्र में, कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए। हमने अकबरुद्दीन को जेल भेज दिया, और उसके बाद जब से इनकी सरकार आई है, दोनों भाई टीवी चैनलों पे मिलते हैं और बार बार वो चुनौती दे रहे हैं कि आरएसएस अभी तक जवाब नहीं दे रही है, जेल नहीं भेजते, उनको बुला लेते हैं और यूपी लड़ने, उनको बुला लेते हैं और बिहार लड़े, आम आदमी पार्टी को भी बुला लिया। बहुत अनुशासन में अपन करते हैं और आप जानते हैं, वाकिफ भी हैं। दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई दीपक जी, आप भी आए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, स्वागत है, डेमोक्रेसी है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आप बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी या सपा बसपा जैसी मजबूत जनाधार वाली पार्टियों के मुकाबले आप यूपी में कहां खड़े हो पाएंगे? आप देखिए बीजेपी कितनी ताकतवर है, और उन्होंने नारा भी दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार, और क्या उन्होंने काम किया। अब आज देखिए आप कैसे लड़ पाओगे इनसे। नहीं ब्रजेश जी, बात आप सही कह रहे हैं। उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा ढेर, एक बहुत बड़े पहाड़ पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं। वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं सोचता हूं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। क्या वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 68 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के मर गए, इसलिए मुझे वोट दीजिए? या वो बोलेंगे कि हमने कोरोना में 65 जिलों में भ्रष्टाचार करके 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची, इस बात पर मैं वोट दीजिए? या वो कहेंगे कि हम मिड डे मील में नमक रोटी खिलाते हैं, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के हमारे स्कूलों में, बदहाल स्कूलों में पढ़ते हैं, इस बात पर हमें वोट दीजिए? या वो कहेंगे कि हमारे विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कारी हैं, कानून व्यवस्था की हालत यह है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक व्यक्ति को 25 गोलियां मार दी जाती हैं, इस बात पर हमें वोट दीजिए? या वो बोलेंगे कि हमारे एसपी और डीएम दोनों वसूली करते हैं और व्यापारी को की हत्या करवाते हैं इंद्रकांत त्रिपाठी के, इस बात पर हमें वोट कीजिए? या वो कहेंगे कि हाथरस के बलात्कारियों के साथ उनका सांसद जाके खड़ा हो जाता है, उनका डीएम और एसएसपी पूरे तौर पर बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है और पीड़िता के परिवार के ऊपर अत्याचार करता है, इस बात पर हमें वोट दीजिए? या वो कहेंगे कि पीड़िता की बॉडी हमने रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डाल के फूंक दी, इस बात पर वोट कीजिए? किस बात पर वोट मांगने जा रहे हैं? भ्रष्टाचार पर इनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हाँ बिल्कुल है भाई। आप देखिए कि शमशान की दलाली मेरे ख्याल देश में कोई सरकार नहीं कर रही है। यहां शमशान की छत गिर के 25 लोग दब के मर जाते हैं, ये शमशान की दलाली कर रहे हैं। ये कोरोना में जब महामारी मची हुई है तब इनके लोग 65 जिलों में भ्रष्टाचार करते हैं। धान की खरीद में इनके अफसर और नेता मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार है हमारी सरकार। दिल्ली में शिक्षा में नंबर 1 आती है, और योगी आदित्यनाथ की गुंडा राज में नंबर 1 पे आती है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे आती है। तो उपलब्धियों के एक बड़े पहाड़ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बैठी हुई है। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली मॉडल पे हम चुनाव लड़ेंगे। ऑलराइट, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के। एक सवाल आपने कहा था ब्रजेश जी, 1 मिनट और, आपने कहा था कि हम लोग चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश आ गए हैं। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मैं गंगा किनारे का छोरा हूं, कानपुर का रहने वाला हूं। जब हम दिल्ली का पहला चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे मनीष सिसोदिया वो उत्तर प्रदेश के हैं जी, अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में रहते हैं, संजय सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, गोपाल राय उत्तर प्रदेश के हैं, और अब कह रहे हैं कि आप दिल्ली से आ रहे हैं। ऑलराइट, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। भाई हेमंत जी, अब 11 महीने बचा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां गियरअप हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जेपी नड्डा 2 दिनों से लखनऊ में हैं, अखिलेश यादव आजकल रुहेलखंड के दौरे पर निकले हुए हैं, कांग्रेस भी भरसक अपने हिसाब से कोशिश करती है, और आम आदमी पार्टी तो अपने हिसाब से अपने मुद्दे उठाकर और दिल्ली के तरीके से चुनाव लड़ रही है।
आप क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में किस प्रकार की परिस्थितियां राजनीतिक तौर पे होंगी और कौन से इश्यू ज़्यादा मजबूती से उभरेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मिजाज के बारे में आपने काफ़ी विस्तार से बताया और काफ़ी हद तक सही बताया। बड़ा अलग किस्म का चरित्र हमारे मतदाताओं का नज़र आया है अगर आप पिछले खाली 1.5 दशक का इतिहास देखें और वर्तमान देखें तो वर्तमान के संकेतक बहुत हद तक साफ हैं। साफ इस लिहाज से कि नड्डा यहाँ हैं और सारे लोग सक्रिय हैं, अखिलेश जी गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव के वेरी नेक्स्ट डे ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, लोगों ने देखा और उसका परिणाम भी उन्होंने दिखाया है पूरे देश में। 15 साल पहले क्या दशा थी, 10 साल पहले क्या दशा थी, आज दशा क्या है। और बाकी लोगों को देख लें, 2007 में आपने बीएसपी का जिक्र किया, मैं तो हर रैलियों में जाता था, चुनाव के दौरान नज़र आने लगा था कि परिवर्तन होने वाला और मायावती को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन खाली 10 साल के कालखंड में ही वो 10वें हिस्से पे सिमट गई। 2007 का 10वां हिस्सा मिला 2017 में जी। वोट परसेंट में बहुत मामूली फ़र्क था, लेकिन आप देखिए भैया, और छोड़िए अखिलेश यादव को देख लीजिए, 5 साल में 5वें हिस्से पे आकर अटक गए। 5 साल सरकार चलाई, आखिरी 2 साल अच्छा काम किया, उसके बावजूद 5वें हिस्से पर रह गए। अपोजिशन तो बहुत कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं। और जब अपोजिशन कमज़ोर होता है तो निश्चित रूप से किसी भी सत्तारूढ़ दल को इस बात की आज़ादी होती है कि वो मनमाफिक कुछ अच्छा खराब जो चाहे कर ले। लेकिन यहाँ स्थितियाँ अलग हैं। आप देखिए, आपने देखा भाजपा का, आप लगातार देख रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशनली कितना एक्टिव है। अखिलेश यादव निकले थोड़ा विलम्ब से, बहन जी निकलती ही नहीं हैं। कांग्रेस के बारे में आपने कहा, प्रियंका गांधी ने अच्छा माहौल बनाया था और वो इसलिए बनाया था कि जो भी चाल पर हेमंत जी, जो भी तरीका मायावती पहले भी नहीं निकलती थी। भारतीय जनता राजनीति करने की उनकी स्टाइल पूरे देश में सबसे अलग है। वो कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती जैसी बीजेपी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस करती है। जी 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 जी, मैं तो राजनीति के उनके बहुत शुरुआती दिनों से देख रहा हूँ जी जी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो गणित है चुनाव का और सत्ता का, ये समय के साथ बदलता रहता है। इस वक्त गणित विशुद्ध सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कोई रिजल्ट आप देख ले पिछले 3, 4, 5, 6, 7 साल के, तो उनके पक्ष में। ऐसे में विपक्ष को थोड़ा ज़्यादा तेज होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो रणनीति की बात है, बहुत सीधे आज की डिबेट का लबो-लबाब जो मेरे नज़र में है, बता दूं कि कमज़ोर विपक्ष है, बहुत कमज़ोर विपक्ष है और लगातार कमज़ोर हुआ है विपक्ष। जो भी क्वेश्चंस रहे हों, इशूज़ पर वोटिंग देखे ज़माना गुजर गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जी। इशूज़ पर यूपी में वोटिंग देखे ज़माना गुजर गया है। बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, पब्लिक अपना मन बना लेती है, उसके लिए तमाम कारण होते हैं, जैसे धार्मिक और जाति कारण सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। ये कारण महत्वपूर्ण कारक साबित हुए हैं निकट अतीत में और आने वाले दिनों में इसके चलते रहने की भरपूर संभावना है। ऐसे में अगर अपोजिशन के हो सुनिएगा मेरी बात, ऐसे में अगर संपूर्ण विपक्ष की आंखें नहीं खुली, जैसे चर्चा है, जो माहौल देखा गया है कि राजभर ओवैसी फलाने ढमाके जी, ये अपना अलग वो अपना अलग, तो ऐसे इक्वेशन में ऐसे अगर अलग अलग लड़े या फिर किसी बड़े दल ने या जो विपक्ष के ज़्यादा बड़े दल हैं उन्होंने थोड़ा बड़ा कलेजा नहीं दिखाया और सबको एक साथ नहीं किया, तो नतीजे फिर जानिएगा कि जो सिकंदर आजम चल रहे हैं यही आगे भारी पड़ेंगे। जैसे सांगठनिक सक्रियता के नाते दिखाई पड़ रहे हैं आगे। हाँ, एक देखिए, जैसे आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, मैं तो कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की जो भौतिक सक्रियता इस वक्त दिख रही है, बड़ी बड़ी पार्टियों की अपोजिशन क्यों नहीं दिख रही? उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और फाइनली एक बात कह रहा हूँ, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, ओवैसी, जब तक ये इस प्रकार के समीकरणों को एक साथ इकट्ठा करके भले किसी की सीटों की हानि हो नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आसपास। शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब तो देखिए चुनाव को सिर्फ 11 महीने बचे हैं, रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी की क्या पोजीशन है और उसके मुकाबले जो अपोजिशन है वो कहां पर खड़ा हुआ है और मुद्दे कौन कौन से इस वक्त चल रहे हैं?
ब्रजेश जी, भाई भाजपा को 40% वोट तो मिलता है, 60% लोग तो विपक्ष में वोट डालते किसी न किसी पार्टी को, कि 51-52% बीजेपी वोट लेती है। विपक्ष है और रहेगा, ये अलग है कि बटा हुआ है। अब ये कहते हैं निकलता नहीं विपक्ष। अच्छा, जो विपक्ष निकल रहा है उसको ये निकलने दे रहे हैं? ये गांव से ट्रैक्टर टाली तो निकले नहीं दे रही है पुलिस, ये विपक्ष के नेता निकले देगी? रोज घर पे नजर बंद कर रहे हैं नेताओं को, रोज कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है। आप ये सोचिए, कांग्रेस में कोई नेता बड़ा नहीं है, लल्लू महीने में 20 दिन बंद रहा थे जेल में, और जो कार्यकर्ता एक बार लाठी खा जाएगा सड़क पे, वो आए ही जाड़ा माँ, उसको तो साल भर पहले दर्द का इलाज कराना पड़े। तो बीजेपी सरकार पुलिस का इस्तेमाल कैसे कर रही है, ये भी तो देखिए। पर ऐसा कोई नया नहीं है बीरेन जी, मुझे याद है मायावती जी भी इसी तरह लाठियों से पिटवाती थी अपोजिशन को, और समाजवादी तो बहुत मार खाते थे तब। देखिए, समाजवादी आज भी मार खाते हैं, समाजवादी का कम थोड़ी खा रहे हैं, और इनको डर भी समाजवादी से है और आम आदमी से है। उत्तर प्रदेश में अभी जरा ये पंचायत का चुनाव होने दीजिए, पता लग जाएगा कि विपक्ष कहाँ है और कितना दमदार है। अभी सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। और भाई बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी, बड़ी ईमानदार पार्टी है, बात दूसरों की कमी बताती है। ये बताओ इनके यहाँ कितनी देवी देवता हैं, कितना टिकट के लिए गोलधाराई करे परत है, घूम घूम के आसान है टिकट मिलना। ये सच्चाई तब नहीं बोल पाते इनके नेता। इनकी सरकार में अफसरों ने लूट मचा रखी है, उस पर ये इनकी ईमानदारी नहीं बोलती। एक एसपी ने हत्या करा के पैसा वसूला, एक पशुपालन घोटाले में कई अधिकारी फंसे हैं, व्यापारियों को लूट लिया गया। ये सब सच्चाई बीजेपी अपनी सरकार की नहीं बताएगी, खाली विपक्ष की कहानी बताती है। अखिलेश यादव कहते हैं, ट्विटर पे निकलते हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कहते हैं जिसमें गरीब आम आदमी और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मैं आज जो लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में चाहे नरसिंहा राव रहे हो, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे और सारे नाम हैं, ममता बनर्जी, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपति मिश्रा, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब क्या अरबपतियों के बेटे बेटी थे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, कि बीजेपी ने बनाया इनको? ये जो कहते हैं कि खाली बीजेपी में ऐसा होता है, ब्रजेश जी ये बहुत होशियार लोग हैं। ये दूसरे के दांत तुड़वाए के खुद वाहवाही लेते हैं। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, इससे समझिएगा जी। एक जो है, एक महिला गई एक डॉक्टर के पास दांत निकलवाने। उसने कहा, डॉक्टर साहब 10 मिनट में दांत निकाल दियो, ना कोई एनेस्थीसिया देना, ना कोई दर्द की दवा, और ना कोई बेहोशी की, और थोड़ा बहुत दर्द हो तो होने दो, मुझे किटी पार्टी में जाना है, जल्दी करो निकाल दो। अब डॉक्टर बड़े आश्चर्य में कि भाई बड़ी हिम्मती महिला है और कह रही बिना किसी दर्द के निकाल दो दांत। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आप लेट जाइए बेड पर, दिखाइए कौन सा दांत है। तो महिला ने बगल में देखा, अपने पति को और इशारा किया कि चलो लेटो और बताओ कौन सा दांत है। अब बताओ, अपनी किटी पार्टी जाने के चक्कर में आदमी दांत उखड़वा दिए बिना इंजेक्शन, बिना शून्य कराए, और वो चिल्लाए कि मर जाए, और वहां बताएंगे हमने करा दिया 10 मिनट में। नहीं, पुरी जी थोड़ा चिंतित हो गए आपकी बात के बाद। नहीं करे कोई भरे कोई। सुनिए, तो आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कितना निकलने दिया जा रहा है, जितना निकल रहे हैं उतना काम कर रहे हैं और करेंगे। जरूरी नहीं है कि सड़क पर हर दिन रात लेट कर ही जनता वोट देगी। जनता को अगर विकास पे वोट देना है, विकास पे दे, नहीं देना है ना दे, ये जनता के ऊपर है। लेकिन एक सच्चाई है ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश की, कि राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता।
भाई ये बताइए, कोरोना काल चला, लोग पैदल चले, लोग भूखों रहे, स्कूल बंद रहे, फीस क्यों ली गई? पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया में घटे, भारत में क्यों नहीं घटाया गया? यहाँ तो लोगों को रोज बढ़ता महंगाई है, में क्यों झेला गया? यहाँ डेली तो बढ़ता है। जब विपक्ष में रहते हैं तो दावा करते हैं आलू 70 रुपए किलो बिके, किसान आंदोलन पे बैठा है। तो ये सब विपक्ष में चीजें शोभा देती हैं, सत्ता में आने के बाद तो सब भाषा बदल जाती है। जी बहरहाल चलिए, जिनको लोग कहते हैं कि हौसला टूट गया है, घरों में बैठे हैं, ट्विटर पर खेल रहे हैं, पंचायत का चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, वो भी दिखेगा। बहरहाल विपक्ष के आज, ये बात आप हेमंत जी को जवाब दे रहे हो मतलब? मैं आज विपक्ष का सामूहिक रूप से मनोबल बढ़ा रहा हूं ओके। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, और मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। बीरेन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी के पास वापस लौटते हैं। अमित जी आप बताइए कि 4 सालों में आपकी सरकार में ऐसे क्या महत्वपूर्ण काम हुए और आप किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव लड़ेंगे? आपका एजेंडा क्या है? बता देते हैं। अभी वीरेन जी चर्चा कर रहे थे कि पशुपालन घोटाला हुआ, पहली बार एग्जाम्पलरी एक्शन हुआ कि उस अफसर की संपत्ति से लेकर के और सारी चीजें करने की स्थिति बनी। वो जो एसपी साहब ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी थी, आज भागे भागे घूम रहे। आज तक सरकारी अफसर के ऊपर एफआईआर इतने सीनियस क्राइम के अंदर कभी दर्ज नहीं हुई। बताया गया वो शमशान घाट में दलाली हो गई, संपत्ति जब्त करके मुआवजा देने की बात हो रही है। सामूहिक मनोबल खूब बढ़ाइए, कोई आपत्ति नहीं है, वो सबका अपना अधिकार है। मीडिया हैज इट्स ओन विजडम, हमने कभी उसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन किसी का मनोबल घटाने से घटने वाला भी नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद भी कहा गया लाइन लगेगी, परिणाम दिख जाएगा। कहा गया फूलपुर, नूरपुर, कैराना हार गए और प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र पे अनपुरिया की असेंबली हार गए, अभी पता लग जाएगा। लौट के पता लग गया सबको। तो नाव जी कितने बार जजमान जी सामने आ जाते, पता लग जाएगा इस बार भी। नहीं, जातिगत टिप्पणी ना करें। नहीं, मैंने एक प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब मुहावरे में भी जाति का टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पूरे नौ समाज का है। ये एक अपमान है। माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसी वक्त। अरे भैया, इसी वक्त माफी मांगे। वो जो जातीय जनगणना कराते हैं, वो जो सिंधु बॉर्डर पे जाके स्यापा करते हैं और यहाँ आकर के 3 बिल लागू कर देते हैं, 3 बिल लागू कर देते हैं। ये बताएंगे हमको यही मानसिकता है, यही मानसिकता है पिछले पूरे ओबीसी समाज का इन्होंने अपमान किया है। अमित पुरी जी तत्काल अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। चोर दरवाजे इन्होंने इतने चोर दरवाजे से जातिगत कहावत कैसे इस्तेमाल किया? सर्वे आप माफी मांगे समाज से, बताएंगे ओबीसी समाज से अभी माफी मांगे। और बिहार भारतीय जनता पार्टी और बिहार के लोगों को अमित पुरी जी, एक सेकंड, अमित पुरी जी, इन्होंने आप ये चाहते हैं क्या कि नाई समाज सिर्फ बाल काटे? आप क्या चाहते हैं कि नाई समाज सिर्फ बाल काटे? आप चाहते हैं कि नाई समाज सिर्फ बाल काटे? आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ये कौन सी भाषा है? ये जन्म से लोगों के पेशे को जोड़ने की भाषा है। ये चाहते हैं कि जिस जाति को इन्होंने कह दिया कि इसको ये काम होना चाहिए, कौन जूते बनाएगा, कौन बाल काटेगा, कौन इनके पैर धोएगा, ये मानसिकता है देश के प्रधानमंत्री अभी माफी मांगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं माफी मांगेंगे केजरीवाल तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर से जिस जाति में जिसका जन्म हुआ है वो वही काम करे। क्या मतलब है कि नौ समाज के लोग हमेशा बाल काटेंगे? पैर धोए थे ब्रजेश मिश्रा जी को कहिए माफी मांगे। आपके सम्मानित चैनल पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूरे ओबीसी समाज का मैंने ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने कहा है कि जिसका जन्म नौ समाज में हुआ वो बाल काटे, जिसको इन्होंने जूते बनाने की ड्यूटी दी हुई है वो जूते बनाए, जिसको सेवा करने की ड्यूटी दी उनकी सेवा करे। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। इनको तत्काल माफी मांगने की गणना करने वालों की मानसिकता लोग जानते हैं। सिंधु बॉर्डर पे जाकर के स्यापा करेंगे
भारतीय जनता दिल्ली में पार्टी के कृषि प्रवक्ता कानून लागू माफी करेंगे। मांगे इस बात ये पर। दोगली जबान की राजनीति करने वाले इन्होंने ये जातिगत देश के अंदर टिप्पणी की है। उदाहरण है। भारतीय जनता अपनी पार्टी का औलाद की मानना है कसम खाकर कि जिस समर्थन जाति न में जिस लेकर व्यक्ति का जन्म कांग्रेस हुआ है के उसको वही तलवार काम काटने करना वाले चाहिए। आज भारतीय हमको जनता नैतिकता पार्टी के का प्रवक्ता ने भी कहा बढ़ाएंगे। कि नाई समाज में जिन्होंने जन्मने वाले केजरीवाल ने हर कहा था, युवक, हर औलाद बच्चे की को कसम केवल खाता हूं, बाल काटने हैं, औलाद समाज की के कसम अलावा खाता कोई हूं, काम नहीं करना है। कांग्रेस से ये समर्थन पिछड़ी नहीं हुई लूंगा। दूसरी उसी थैंक यू, कांग्रेस थैंक यू, का ओके, वाली भारतीय ऑल राइट, जनता पार्टी शुक्रिया, थैंक यू दीपक, इसके प्रवक्ता ऑल राइट, थैंक यू, जातीय थैंक यू, गणना करने वाले थैंक यू, हमें थैंक यू, नसीहत थैंक बताएं। यू, थैंक यू दीपक। विवेक साइलस जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं भाई, आप तो लार्जेस्ट अपोजिशन है, सर्वाधिक उम्मीदें अगर अपोजिशन में किसी की हैं तो आपसे हैं, पर आपकी ग्राउंड पे क्या तैयारी है, आप कैसे लड़ोगे? देखिए ग्राउंड और देखिए, मैं जातिगत टिप्पणियां कोई किसी पे ना करे, नहीं, और नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं भाई, ऐसी इसका चीजें विरोध नहीं मैं भी होनी चाहिए। करता हूँ, बिल्कुल। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी ऐसे काम नहीं हाँ, ये करती। तो यदुवंशी सेना बना रहे थे पीएससी के अंदर और सेना में। ब्रजेश जी किसी प्रवक्ता को बुलाया करिए, पैनल में भी नहीं है, बेकार में आके बैठ जाते तो हैं। आप खैर ना छोड़िए। बैठते हैं, आपको मालूम था ना, खैर छोड़िए, आपको वो मालूम पूरी था बात ना, समझ गया, रुक जाइए। सेना में यदुवंशी, देखिए, सेना में यदुवंशी देखिए विजय जी, ये फिर ब्रिगेड एक बनाने पूरी का पूरी ऐलान चीज़ है। किसने किया? पूरी आज प्लीज, जातीय ये डिफेंस डिबेट मिनिस्टर करने के का लिए तरीका आ गया, नाई पुरी समाज जी। के उनका व्यक्ति नाम का था मुझे ये श्रीमान बोलने अखिलेश दो। यादव। आप न बैठते ना, थैंक यू, थैंक यू। सुनकर कहो मिर्चा आ रही है। आवाज डाउन कर लो। यदुवंशी ब्रिगेड किसने पूरी बनाने निशांत, का ऐलान किया? पूरी निशांत होइए। यदुवंशी ब्रिगेड किसने बनाने का ऐलान किया था? ये नारा आप बोलिए। बोलिए जी, ये नारा देके क्या आए थे? ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज। भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पार कर चुका है, चाहे ऑक्सीमीटर देख लीजिए, पीपीई किट को नहीं छोड़ा, शिक्षा घोटाला हुआ, बाल विकास पुष्टाहार में वो घोटाला हुआ, मिड डे मील में नमक रोटी खिला दी, जूता नमक बिजली कुछ नहीं छोड़ा, सीएनडीएस में भी 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, हमारी आपकी डिबेट हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है और धर्म और राजनीति की राजनीति करती है, इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी विष्णु का मंदिर कुछ नहीं बनाने है। वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी किस दिन विकास पे, कानून व्यवस्था पे, महिलाओं पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शिक्षा पे, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य खुद पे कहते थे, महिला राजनीति पत्रकार करेगी, से आपके कभी साथ नहीं बलात्कार विजय तो नहीं हुआ, जी। आप इनसे कुछ सुरक्षित हैं। पूछिए, बोलते वो हैं, आपको कुछ बताया, नहीं। नसीहत दे तुरंत रहे हैं। मैं आप धर्म लोगों और से राजनीति अनुरोध में भाग करूंगा। जाते हैं, नसीहत दे रहे हैं। और कुछ नहीं है कहने को। right. समाजवादी पार्टी ने जो काम करके दिखाए, जिस तरह से प्रदेश की तरक्की की है, आज भी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पूरा चुनाव अखिलेश उसी में जी को लड़ा याद था। कर रही है, उस पूरा विकास चुनाव को उसी में खोज लड़ा रही है था। जो पिछले नतीजे 4 साल याद में भारतीय है। जनता पार्टी पूरा देने में चुनाव उसी सक्षम में नहीं लड़ा रही था। है, नतीजे याद बिल्कुल है। सक्षम नहीं रही है। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। मैं धर्मवीर चौधरी जी की तरफ चलता हूं, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तत्काल माफी मांगनी चाहिए। एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड रुक जाओ, आप धैर्य रखो। और मैं हमेशा, देखिए, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, कृपया जातिगत टिप्पणी से बचें और इस प्रकार की राजनीति में हमें जाना भी नहीं चाहिए। लोगों को उनकी जाति से नहीं, उनके काम के और मेरिट के आधार पर रोजगार मिले, मैं इस बात का हिमायती हूं। और समाज में सबको बराबरी का दर्जा होना चाहिए। वो किस जाति में जन्म लेता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, हमारा भाई है। धर्मवीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन होने के नाते आपके पास क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? दूसरा, हेमंत तिवारी जी बार बार ये बात कह रहे हैं, बहन जी निकलती ही नहीं है, बहन जी निकलती ही नहीं है, तो इनको बताइए कि बहन जी कब निकलेंगी? ब्रजेश जी, देखिए, किसी भी लोकतंत्र में चुनाव एक महोत्सव उत्सव की तरह होता है और जनता जो है वो अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। आज जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक जातिगत टिप्पणी की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, ये ओबीसी, माइनॉरिटीज और दलितों के खिलाफ है। कि नाई समाज को केवल दीपक जी शांत हो जाइए, सबकी आवाज में केवल धर्मवीर जी बोलेंगे। ओबीसी की आंखों में धूल झोंकने का काम किया और ओबीसी के वोट लेकर के ये उनको धोखा देने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ जी जो है अपने एक जो उनका एक उस तरीके का जो रसूख था उससे जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने। तो आज उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी के लोग हैं वो प्रताड़ित हैं और जनता ये तय कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून का राज स्थापित कर सकता है। पर बहन जी जनता के बीच क्यों नहीं आ रही हैं? हेमंत तिवारी बार बार ये बात पूछ रहे हैं। जी, लगातार 8 स्टेटों में चुनाव हारी है बीजेपी और अब जो है ये अभी पीछे बिहार में किस तरीके से चुनाव जीते थे बेईमानी करके, अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का नंबर है। और उत्तर प्रदेश बहन जी कब आएंगी? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को देख चुकी है, वो सपा के गुंडा राज को भी देखा है और बीजेपी के भ्रष्टाचार को भी देखा है। अब उत्तर प्रदेश में 2022 में
निश्चित वो जो है, CMO के मर्डर बहुजन याद समाज है? पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। ओके, उमा शंकर प्रदेश की पांडे, जनता उमा शंकर तय पांडे, कर चुकी है। देखिए जातिगत टिप्पणियों से बचिए। उमा शंकर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए क्या मुद्दे मुख्य रूप से रहेंगे? ब्रजेश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। मैंने पहले कहा, जनता की सेवा का मामला हो या उनके मुद्दों पर संघर्ष करने का मामला हो, अजय लल्लू जी से लेकर प्रियंका गांधी जी अरे ये लगातार 60 उत्तर प्रदेश साल में का कुशासन सक्रिय था रही है, कांग्रेस का। लगातार ये लड़ती रही बीजेपी के है। लोग, और मैं ये एक बात और मनुवादी ब्रजेश जी लोग, कहूंगा, ये भारतीय संकीर्ण जनता धर्मवीर जी पार्टी शांत हो जाएं, धर्मवीर जी, सुन लीजिए। धर्मवीर जी, उत्तर प्रदेश में मैं थोड़ा दूसरे टाइप की डिबेट करता हूं और हमारे अनुशासन की डिबेट होती है। धर्मवीर जी, सुन लीजिए। अगर आप फेल नहीं होते तो ये शक्तियां, ये सामंतवादी थैंक यू, शक्तियां, थैंक ये यू, मनुवादी चुप रहिए, थैंक यू, चुप रहिए थैंक यू। ब्रजेश जी। देश में भारतीय कभी जनता कभी पार्टी को होती है। समर्थन ओके, शुक्रिया। करने के लिए बहन जी क्या कहती हैं? बहन जी कहती हैं मैं भारतीय आप अपने जनता मुद्दे पे रहिए। पार्टी आप को क्या, समर्थन आपके कर मुद्दे दूंगा। क्या हैं? तो आप वो बहन जी जाने चक्कर दीजिए, में भारतीय पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी का चेहरा सबने देखा है। आपके पास मैं जो तीन कहना चाह रहा हूं जमीन ब्रजेश जी, नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आपका लगातार काम जनता के सिर्फ मुद्दों चेहरा पर इस देश लड़ रही है। देश की जनता प्रियंका गांधी जी खारिज के कर ऊपर चुकी है। FIR कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से ये डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लड़ रही है लगातार इनके मुद्दों पर। आप भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देखिए, जातिगत टिप्पणी इन्होंने की, इससे माफी ये नहीं मांगेंगे। कौन मांगेगा? जेपी नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी लखनऊ में हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं, इस क्लिप को भारत समाचार भेजे उनको, जेपी नड्डा को। अगर उनके अंदर नैतिकता है तो एक जातिगत टिप्पणी के लिए वो माफी मांगे इस बात के लिए, लेकिन वो नहीं मांगेंगे। भाई अमित पुरी ने बोला है तो नड्डा जी माफी क्यों मांगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे जेपी नड्डा क्यों नहीं माफी मांगेंगे? उनको मांगनी इसमें चाहिए कोई माफी। जातिगत क्या इस टिप्पणी तरीके से नहीं ये थी। करेंगे? क्या अभी बोला? इन्होंने- जातिगत टिप्पणी अभी नहीं इन्होंने, मैं कह रहा हूं, अभी इन्होंने 10 कैंडिडेट इन्होंने जितवाए, क्या तुम्हारा 10 में एक भी महिला नहीं है। नहीं, नहीं, ये नहीं, इनका लिंग के हिसाब से इनकी वो है। ये यही करते हैं, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इसकी राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नाई नहीं। समाज को कह रहे हैं कि उनका भारतीय बेटा जनता पार्टी प्लीज, अगर दीपक जी, प्लीज, की राजनीति सिर्फ छोड़ उमा दे, शंकर की तो आवाज भारतीय जाएगी। जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। आप देखिए महंगाई चरम पर है, आप देखिए कानून व्यवस्था ICU में है, आप देखिए बेरोजगारी 46 दीपक साल वाजपेयी के- शांत होइए, मैं आऊंगा आपके पास 46 इसके साल बाद। के सबसे उच्च स्तर पर है ब्रजेश जी। और ये खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मंत्रालय ने लिखित में दिया अजय लल्लू जी के उसमें कि 18 और आपके 19 लिए यही सब मुद्दे होंगे ना? मुद्दे यही हैं। ऑलराइट, विकास दीपक के वाजपेयी, मुद्दे हैं। थैंक यू, थैंक यू, इसी मुद्दों पर थैंक यू, चुनाव होगा। शुक्रिया आपका, भारतीय शुक्रिया, जनता पार्टी ऑलराइट, जितना शुक्रिया भी आपका, कहे, धन्यवाद। जितना भी वो वैश्विक Yes, को ला दे, thank you। लेकिन समाज मुद्दे से जुड़े हुए, विकास Thank you। जनता से जुड़े हुए मुद्दे थैंक आएंगे। यू। अपनी अपनी बारी में बोलिए। दीपक वाजपेयी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बोल लें, फिर मैं सवाल करता हूं। देखिए, मैं तो इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि आपने आज नेशनल चैनल पे हमारे प्रवक्ताओं ने कुछ भी कहा हो, आपने कहा इस तरह की घटिया जातिवादी मानसिकता का वो आप जातीय विरोध करते टिप्पणी नहीं हैं। थी। अगर आपके पैनल पे आगे किसी ने कहा कि नाई समाज का बच्चा केवल बाल काटने के लिए पैदा होता है, एक समाज ये का बच्चा कहा ही नहीं केवल गया, जूता उस बनाने के टिप्पणी लिए में पैदा ये होता था है। ही नहीं। एक समाज उस का बच्चा टिप्पणी केवल में ये धुलाई था ही करने के लिए नहीं। पैदा होता है। उस टिप्पणी में ये नहीं था। आई चैलेंज प्रवक्ता आई चैलेंज नड्डा जी को माफी मांगनी चाहिए। ये टिप्पणी में नहीं था, रिवाइंड करिए, इस रिवाइंड मानसिकतावादी करिए, आई पार्टी चैलेंज, को आई तत्काल चैलेंज, माफी मांगनी चाहिए। रिवाइंड करिए, उस शर्मिंदा होना चाहिए। बाल काट तो ये क्या करें? दीपक वाजपेयी को क्या करना चाहिए? कि नाई जो समाज को जातीय केवल जनगणना बाल काटने के लिए कराकर पैदा होता है चोरी बच्चा। के रास्ते से आपने कहा कि एक समाज का बच्चा केवल जूता जातीय बनाने के लिए पैदा होता है। जनगणना आपने कहा कि एक समाज का बच्चा केवल गलियों नालियों की सफाई के लिए पैदा होता है। किसी ने ये नहीं आपकी कहा। मानसिकता है। किसी ने आपको नहीं कहा। शर्म आनी चाहिए। किसी ने नहीं आपकी कहा। सड़ी हुई मानसिकता है। कहीं नहीं कहा गया। गली मानसिकता के कहीं लिए नहीं कहा आपको, गया, आपके आई पार्टी चैलेंज। अध्यक्ष को और आपके मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कहीं आज नहीं पूरे कहा प्रदेश के गया। सामने आपके कपड़े उतर गए। ये अरे आपकी कपड़े असली उनके घटिया उतरेंगे मानसिकता है, जो दिल्ली जो में उत्तर कानून प्रदेश की नोटिफाई जनता ने करेंगे अभी किसान देखिए, बिल। आपका मानना है कि जिस जाति में जो बच्चा पैदा होता है, वन बाय वन प्लीज। उसको जीवन में अमित पुरी बलिदान जी, करना है। अमित पुरी जी शांत हो जाइए। ओके। आपके जूते बनाने, अब आप अपने आपके मुद्दे पे बाल आइए। काटने, मुद्दे ये पे क्या आइए। मानसिकता है? दीपक आपको वाजपेयी। शर्म आनी चाहिए सार्वजनिक अरे जीवन में वो आने जो के लिए। सार्वजनिक रूप से जातीय गणना करा रहे थे, अब मैं मना कर रहा हूं तो आप खुद ही उनको उकसा रहे हो, दीपक वाजपेयी को। दीपक जी, आप अपने मुद्दे पे रहिए, बताइए किन मुद्दों के आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी हर स्कूल तक खदेड़ कर ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए। ये कैसी भाषा है? चमचमाते ये कैसी भाषा है खदेड़ कर? स्कूल बन सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में इतने घटिया बदहाल स्कूल क्यों हैं? हम हर अस्पताल तक इनको खींच के ले जाएंगे और बताएंगे दिल्ली में अगर और शानदार उत्तर प्रदेश के मुफ्त बच्चों हम को सेवा दे कुत्ते सकते का हैं, बच्चा मोहल्ला कहेंगे। क्लिनिक बना सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में के क्यों नहीं बच्चों को बनेंगे? कुत्ते का हम इनको बच्चा खींच के ले कहेंगे, जाएंगे, इनके पूछेंगे विचार। अगर
दिल्ली में एक यूनिट सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश के बच्चों को कुत्ते का बच्चा कहेंगे, यह राजनीतिक शब्दावली है जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए। क्या एक सेकंड रुको सब लोग, रुको एक सेकंड रुक जाओ। जय दीपक वाजपेयी को लपेटते हैं। एक सेकंड अच्छा भाई, एक सेकंड। हेलो दीपक जी के नाम पे जो लूट हो रही है, आज जिस जाति पे आप बौखलाए हैं दीपक वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति तो आम आदमी पार्टी ने शुरू की। आप तो खुद जातिवादी पार्टी हो, जातिवादी बातें करते हैं आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको जाति पर कब से जलन होने लगी और आप किस मुंह से बोल सकते हैं? आप तो खुद जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं। ब्रजेश जी, अगर नाई समाज का अपमान होने पर मेरा खून खौलता है तो हां, मैं जातिवादी हूं। अगर एक समाज को कहा जाता है कि तुम्हारा काम पैदा होने के बाद केवल जूते बनाना है, तो मैं उसका विरोध करूंगा। आप मुझे जातिवादी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुझे लाख जातिवादी कहे, लेकिन अगर ये कहेंगे कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद इनकी नालियां साफ करने के लिए बताएंगे, उसका विरोध करूंगा। अगर ये 4% करो ना सोमनाथ भारती का विरोध, ताकत उत्तर प्रदेश के बच्चों को कुत्ते का और आप तो खुद जातिवादी हैं। सरकार चलाएं। आप उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं जातिवाद किया आपने? जूता बनाओ, आपके नेताओं ने क्या क्या नहीं किया? मैं उसका विरोध करूंगा। आपके भी जातिवाद के चक्कर में संजय सिंह पर 14 FIR किस बात की है? जातिगत टिप्पणी करने के आधार पे। तो आप तो खुद जातिवादी हैं। सुनिए, वही मुलजिम है, वही मुंसिफ है, हमें फांसी का हुक्म सुनाए, लेकिन आपके चैनल पर अभी इन्होंने कहा कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है वही काम करेगा। रिमाइंड कर दो, आई चैलेंज, हम लड़ेंगे। रिमाइंड करो ये जातिवादी होने के थैंक यू, रिमाइंड करो। थैंक यू। के बच्चे वो IAS अफसर बनने का के लोगों को कुत्ते का बच्चा बताने वाले हेमंत तिवारी जी को लाया। विरोध करो। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का। अगर ये हेमंत तिवारी एक जाति का बच्चा, हेमंत तिवारी जी, ये तो बात घूम के जाति पे ही लौट रही है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद हेमंत तिवारी जी। बात तो लौट के जाति पे ही आ रही है। देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसका इस्तेमाल सब के सब करते हैं। और फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के पहले जाति और धार्मिक गोलबंदी यानी उसको इंटैक्ट रखने में जो आगे रहेगा वो फ्रंट रनर रहेगा। जाति समीकरण जहां टूटेंगे वो पीछे रहेगा। नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, इतनी देर से लड़ाई चल रही है एक जात विशेष के ऊपर। इसमें लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को पता होगा, चूंकि दैनिक एक बहुत बड़े अखबार जिसमें बड़ी पद पर था, एक खबर थी फ्रंट पेज पे 6 कॉलम। कल्याण सिंह की सरकार थी, एक बहुत विद्वान व्यक्ति राज्य मंत्री हुआ करते थे, प्रोफेसर राम प्रसाद कमल, मथुरा के MLA थे और लॉ पढ़ाते थे, लॉ के प्रोफेसर थे। वो लोगों से मिलते थे तो कमल लोग समझ नहीं आता तो कहते थे, हेलो आई एम राम प्रसाद कमल, आई एम नाई, आई एम राम प्रसाद कमल, आई एम नाई। मतलब उनको अपनी जाति बताने में गर्व होता था। वो नहीं बताते थे कि मैं प्रोफेसर हूं। पर कोई रूढ़िवादी है बातें करना तो कि नाई नाई कितने बात, तो ये तो भी पंडितों के लिए भी बोला जा सकता है, कुछ ठाकुरों के लिए भी बोला जा सकता है। तो मैं कहता हूं जातिगत टिप्पणी या जातिगत मुहावरे। सुनिए ब्रजेश जी, सुनिए ब्रजेश जी, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने जिक्र किया संजय सिंह बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ हैं। यहीं लखनऊ बैठकर एक नहीं 1000 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पर क्या क्या आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश की सरकार पर जातिवादी भाई दीपक वाजपेयी, आप बोलो ना। ठाकुर जात नहीं है, आप बोलो दीपक वाजपेयी। कृपया। अरे बिल्कुल कृपया नहीं, बिल्कुल सही आरोप लगाए। मैं भी यही कह रहा हूं कि इनकी उनके खिलाफ ये कहते हैं कि हम बाबू साहब हैं और आप आइए हमारे घर में बाल काटिए अगर आप नाई के बच्चे हैं। दूसरी जाति विशेष के तो आइए हमारे जूते बनाइए। तीसरी जाति विशेष के तो आइए हमारा पखाना साफ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का बहनों भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे दिलचस्प कई बेहद मामले आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। मुद्दे भी उठेंगे, जातिगत मामले भी सामने आएंगे, धार्मिक मामले भी सामने आएंगे और राजनीति बहुत दिलचस्प उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।